आज हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप को समझेंगे, जानेंगे और उसका पठन पाठन करेंगे। अज्ञेय के नदी के द्वीप कविता को समझने से पहले हम उनके काव्य दर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे यह कविता बहुत अच्छे ढंग से समझने में हमें मदद मिलेगी। जो अज्ञेय का काव्य दर्शन है, जो अज्ञेय पर विचारधाराओं का प्रभाव है, जो अज्ञेय में विचारधाराएं दिखाई देती हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख है वह है व्यष्टि चेतना। व्यष्टि चेतना अस्तित्ववादी दर्शन का ही रूप है। अस्तित्ववाद, जिसमें अस्तित्ववाद में कहा गया है या अस्तित्ववादी दर्शन कहता है कि संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। संसार में कोई भी छोटा से छोटा या छोटी से छोटी वस्तु हो, छोटे से छोटा कोई चीज हो, उसका अपना महत्व है, वह अपना अस्तित्व रखता है। अगर समुद्र का अस्तित्व है तो बूंद का भी अपना महत्व है और उसका अस्तित्व है। अगर समय का महत्व है तो उसमें सेकंड का जो क्षण होता है उसका भी महत्व है। जो क्षणवादी दर्शन है, जो अस्तित्ववादी दर्शन है, जो व्यष्टिवादी चेतना है, सब एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे अज्ञेय की कविताओं पर मनोविश्लेषणवाद, जो ज्यापाल सार्त्र है, ज्यापाल सार्त्र, एडलर, युंग, टी.एस. इलियट, इन सब की विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है। तो जो हम नदी के द्वीप कविता को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यष्टिवादी चेतना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसमें जो है प्रतीकात्मक रूप में नदी और द्वीप के बारे में बताया गया है। जो नदी है वह समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है वह व्यक्ति का प्रतीक है। तो हम इस कविता को पढ़ते हुए फिर धीरे धीरे समझेंगे कि नदी और द्वीप में क्या संबंध है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर श्वेतासनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़, गलियां, अंतरीप, उभार, शैकतकूल, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हैं हम बने, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं श्वेतासनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे और फिर हम चूड़ होकर क्या भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। नदी है हम नहीं है सांप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो भूखंड से, जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मास्ती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर्रा उठे, यह श्वेतासनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, घोलकार प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे, जमेंगे हम, कहीं फिर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मातः उसे फिर संस्कार
तुम देना। इस कविता को पढ़ते हुए ढेर सारे अर्थ अपने आप खुल गए। यह कविता आगे के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से लिया गया है। उसमें बताते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। जो व्यक्ति है वह नदी के द्वीप के समान है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतास्विनी बह जाए। जो स्रोतास्विनी है अर्थात नदी है, वह हमको छोड़कर बह जाए, ऐसा हम नहीं कहते। वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़, गलियां, अंतरीप, उभार, शैकतकूल सब गोलाइयां उसी की गढ़ी है। चूंकि श्वेताश्विनी के ही हम अंश हैं या उसी के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए वह हमें बार बार आकार देती है। हमारे जो कोण दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो अंदर निशान दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो उभार है, जो बालू का किनारा है, सब उसी के द्वारा गढ़ा गया है। इसीलिए वह माँ है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है। वह हमारी माँ के समान है और हम धारा नहीं बन सकते। हम केवल और केवल द्वीप हैं। अर्थात समाज में जो व्यक्ति होता है वह समाज के बिना नहीं जी सकता है, लेकिन व्यक्ति का अपना महत्व होता है। वह समाज को खड़ा करता है, समाज को आकार देता है। इस प्रकार जो है एक नए समाज का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति मिलकर ही समाज का निर्माण करता है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं श्वेताश्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। स्थिर समर्पण है हमारा कहने से तात्पर्य यह है कि हम जो है समाज को बनाते हैं लेकिन चलाते नहीं हैं। समाज जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हम चलते हैं। वह जो है हमें उस प्रकार का आकार नहीं देता है, हमें उस तरफ नहीं ले जा सकता, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। अगर हम लेकिन सदैव व्यक्ति का महत्व अस्तित्व होना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है हमेशा समाज की जैसे चलेगा उसी प्रकार से चलेगा तो वह रेत हो जाएगा, क्योंकि बहना रेत होना है। बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। कहता है कवि, कहता है कि अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को खत्म कर दे तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए समाज के प्रवाह के साथ साथ अपने जो है गति को उसी के अनुरूप चलना चाहिए। और फिर हम चूड़ होकर भी कभी क्या धार बन सकेंगे। रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। और फिर हम चूड़ होकर, अर्थात हमारा जब व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम समाज में जो है वह रूप समाज को नहीं दे पाएंगे। समाज को अपने तरफ से जो व्यक्ति का योगदान होता है वह नहीं दे पाएंगे। अर्थात सलील को गदला करेंगे, यानी समाज में जो है बिना मतलब का हमारा व्यक्तित्व रहेगा, अनुपयोगी ही बनाएंगे। और समाज को हम जब बिना समाज के लिए हम कुछ नहीं करने लायक रह जाएंगे तो हम अनुपयोगी रहेंगे समाज के लिए।
और समाज को भी हम कहीं न कहीं अनुपयोगी की तरह प्रभावित करेंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम अगर द्वीप हैं तो यह कोई साप नहीं है, यह प्रकृति प्रदत्त है। अगर हम व्यक्ति हैं तो यह एक नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। हम नदी के पुत्र हैं, जैसा कि पहले की पंक्तियों में हमने देखा कि माँ है वह, अर्थात हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। अर्थात समाज में व्यक्ति अपने जो व्यक्तित्व का निर्माण है उसी समाज के द्वारा करता है। समाज से ही उसका अस्तित्व है, इसीलिए समाज उसके माँ के समान है। वही संबंध नदी और द्वीप में है। द्वीप जो है वह पुत्र के समान है नदी के, इसीलिए नदी के क्रोड में वह बैठा हुआ है। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। कभी कभी वह जो नदी है वह बृहद भूखंड से भी हमको मिलाती है। अर्थात जो नदी के किनारे का बृहद भूखंड होता है, अगर उसमें लाकर ढेर सारे जब मिट्टी आ जाती है तो वह उससे मिल जाता है। इस प्रकार वह बृहद भूखंड से मिलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति होता है वह धीरे धीरे, जब उसके व्यक्तित्व का निर्माण इतना विशाल हो जाता है कि वह समाज के संचालक के रूप में दिखाई देता है, तो इस प्रकार वह बड़े भूखंड से मिलाता है। और वह भूखंड अपना पितर है। भूखंड क्यों पितर है? क्योंकि बड़े भूखंड को ही काट कर नदी ने द्वीप बनाया है। अर्थात जो समाज है वह बड़े बड़े महान लोगों के जो संस्कार हैं, जो उनके रूप हैं, उन्हीं को ग्रहण किया है। इसीलिए वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मास्ती संस्कार देती चलो। नदी, हे माँ, तुम मुझे उस प्रकार का संस्कार देना जो भूखंड से मिला है, जो उन महान व्यक्तियों से समाज को मिला है, वह हम तक पहुँचाती रहना। माजती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। कभी भी अगर व्यक्तित्व में कमी आए तो समाज का दायित्व है कि वह उसे जो है नया रास्ता दिखाए, व्यक्ति को नया संस्कार दे। इस प्रकार हमने अभी तक इन पंक्तियों में देखा कि नदी के अंदर रहते हुए भी उस द्वीप का अपना अस्तित्व है, और समाज में भी समाज में व्यक्ति रहता है, लेकिन उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व है। अभी इसकी जो आगे की पंक्तियां हैं उसे हम अगले दिन जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।